आपकी पूरी प्रोफाइल में ये भी देखने को मेरे को ऑब्जर्व करा मैंने कि आपने स्टार्टअप में भी काम करा है और वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स में भी काम करा है। जी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको क्या एक्सपीरियंस देखेगी और इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। तो कभी आपने इस जर्नी में ये नहीं सोचा, क्योंकि आपके पास तो मार्केटिंग का आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करूँ या कंसल्टिंग शुरू करूँ? प्रणय रॉय हम सब जानते हैं एनडीटीवी के फाउंडर, सो ही इज़ अ सीए। तो टेक्नोलॉजी का एज पर यू टेक्नोलॉजी का कितना रोल है बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल? आई नो कि उनको फंडिंग के लिए या उनको अगर आपको इक्विटी फंडिंग भी चाहिए, आपको डेट फंडिंग भी चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली कैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या आपको देना चाहिए कि जिससे आपकी कंपनी में फंडिंग आ सके, और आपको क्या क्या अलग करना चाहिए बाकी लोगों से। तो ये जो मार्केटिंग या ये अदर देन फाइनेंस वाले है, इसने आपको अपनी जर्नी में, आपकी जर्नी में कोई हेल्प करी है? हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस 10 थिंग्स टुगेदर? टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन कभी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम पहले पढ़ते थे। यू शुड गो अलॉन्ग विद इट, एंड उसके अंदर क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सो आज हम बात करेंगे ऐसे पर्सन से जिनके पास 22-23 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने इनफैक्ट नॉट ओनली फाइनेंस, उन्होंने वेरियस डोमेन्स में काम करा है, इनफैक्ट मार्केटिंग में भी काम करा है और एज ए फाउंडर भी काम करा है, स्टार्टअप में भी काम करा है और वेल एस्टेब्लिश कंपनीज में भी काम करा है। और इनफैक्ट वो सीए भी हैं, सीएस भी हैं और इनफैक्ट उन्होंने आईएम से एमबीए भी करा है। तो मिलते हैं अभिषेक शर्मा से, जो कि एज ऑफ नाउ सीएफओ है दृष्टि आईएएस की, जो कि एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईएएस के लिए और इंडिया का टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली अभिषेक शर्मा से। सो हाय अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शांत फॉर हैविंग मी हियर। सो अभिषेक, आपने भी मतलब सीए, सीएस और इनफैक्ट अभी बात करते करते आई गॉट टू नो कि आपने आईएम कलकत्ता से मतलब एमबीए भी करा हुआ है। जी जी। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस कि मतलब कि आपने तीन तीन चीज़ें एक साथ करी हैं। मतलब आपने क्या, हैव यू थिंक थ्रू इट बिफोर, और क्या था कि जर्नी के साथ साथ हो गया? एब्सोल्युटली करेक्ट। कई चीज़ें जर्नी के साथ होती हैं और होनी भी चाहिए। मैं हमारे भारतवर्ष में आपने पता ही होगा कि सब चीज़ें हमारी मिथोलॉजी या स्टोरीज या वो कहें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं अपने ऑडियंस को आई थिंक स्टोरी के माध्यम से एक बार समझाना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ आवर हिस्ट्री या आवर मिथोलॉजी। तो बात महाभारत की अगर करें, महाभारत में एक वाक्य आता है जब दुर्योधन हेल्प लेने के लिए लड़ाई के जस्ट पहले, युद्ध के जस्ट पहले मदद मांगने के लिए कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं। कृष्ण जी उनको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप नारायणी सेना ले लीजिए जो 1 लाख की सेना है, या आप निहत्थे कृष्ण को ले लीजिए। दुर्योधन ने तो नारायणी सेना ले ली एंड एवरीबडी नोज द रिजल्ट। अर्जुन चोज कृष्ण, क्योंकि निहत्था कृष्ण थे। सो दैट इटसेल्फ गोज टू शो, और हमको वो पता चलता है कि नॉलेज इज एक्चुअली पावर। आज भी इंस्टेड ऑफ नंबर्स वी शुड बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी, वी शुड बी फोकसिंग ऑन, जैसे एआई टूल्स का ज़माना है। सो इफ़ वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स कंटिन्यूसली एंड वी आर कंटिन्यूसली फोकसिंग, नॉट रिलाइंग ऑन कि हमारी पास्ट डिग्रीज क्या थी, सो इट गोज टू शो कि हम कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आई थिंक एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर नॉलेज बिल्डिंग, और नॉलेज को बढ़ते रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, आपने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी महाभारत की जी। तो मतलब आपने भी जर्नी के साथ साथ जैसे जैसे जर्नी चली वैसे वैसे आपने एजुकेशन को ऐड ऑन करा। एजुकेशन का एड ऑन करा, और मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है, क्योंकि जर्नी के दौरान ही व्हेन आई वाज इन आईसीआईसीआई, तो इंश्योरेंस में था मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी मैंने कोर्स किया, और आगे चल के एक प्रोफाइल मेरी ऐसी भी आई जहाँ मैं मार्केटिंग कर रहा था। तो मैंने मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, एंड आई एम नाउ। तो आपने सेल्स में काम करा, काइंड ऑफ Sales में, मार्केटिंग, marketing. एडवर्टाइजमेंट टाइप या एडवर्टाइजमेंट। सो बेसिकली इट वाज इन डिजिटल मार्केटिंग, सो आई वाज हेडिंग दैट टीम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तब मुझे काफ़ी हद तक इसकी भी जानकारी है कि एसईओ कैसे होता है, एसएमओ कैसे होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द Very कॉस्ट nice. फॉर सीपीसी। क्या तो बात है? सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, जो गूगल कोस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक, जैसे वो इंस्टा की क्लिक है या फेसबुक की क्लिक है। हाँ, जैसे हम गूगल एड्स दे रहे हैं या फेसबुक एड्स दे गूगल रहे की हैं, ऐड कर रहे हैं। हाँ। तो अल्टीमेटली नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है।
तो जब आप कॉस्ट सेविंग करते हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ CPC मॉडल क्या कैसे चलता है, यू आर एबल टू डायरेक्ट द कंपनी टुवर्ड्स बेटरमेंट। बिकॉज CPC अगर हम बात करें तो ये बड़ा डायनेमिक सा मॉडल है गूगल का, टाइमिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, एंड कौन सी इंडस्ट्री में कौन से कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है। बट इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, प्योर मार्केटिंग और सोशल मीडिया जो टीम होती है वो हैंडल करती है इस चीज़ को, एंड हाँ। यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दीज टर्म्स। So the beauty of working, Ishant, with a startup as well as a structured environment is that you can gather both experiences. ऐसे मैंने अभी बताया कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करते जाते हो, सो वो एक तरह से लत लग जाती है कि नॉलेज और ज़्यादा गेन करनी चाहिए आपको। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपका बेसिकली एक्सपीरियंस काफ़ी प्रोफाइल्स में है। ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका जैसे सिंपल एक प्रोफाइल अकाउंटिंग या टैक्सेशन या ऑडिट में है। मतलब जैसे आप ही ने ऐड करा कि मार्केटिंग भी देखी है आपने। हाँ। तो मतलब आपको ये कैसा, मतलब जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर मिली होंगी, तब यू वो क्लियर कि यार मेरे को सब जगह देखना है एक बार, या ये और कितना बेनिफिट दिया उस चीज़ ने आपको? देखिए, जो भी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे हिसाब से जो भी टॉप पे होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर आप बनते हैं तो आपका बहुत अच्छा करियर रहता है, पर उसके बाद आप एक लेवल तक जा सकते हैं। यू कैन बी अ डिपार्टमेंट हेड, फॉर एग्जांपल आप इंटरनल ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गए, सो यू कैन बी अ डिपार्टमेंट हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। आप अगर अकाउंट्स में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, यू कैन बी कंट्रोलर, फाइनेंस कंट्रोलर। But if you want to be in the top position, a CFO or a CEO, you have to know about everything. And आपको इतना पता होना चाहिए कि बाकी जगह से रिसोर्सफुलनेस कैसे आए। You cannot know the depth of anything, but you should be able to arrange that depth. So if my CEO or my business needs a particular information, I should be able to give that information within a period of 1 day, maximum 2 days. तो वो इंफॉर्मेशन अरेंज करना इज रिसोर्सफुलनेस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और आज के दिन में आप जानते ही हैं, एनी फाइनेंस प्रोफेशनल जिसको भी बड़ा बनना है बिजनेस पार्टनरशिप के बिना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपकी जर्नी में आपने मेरे ख्याल से CFO अभी तक टच कर लिया, जो कि मेन एक एज ए फाइनेंस यू नो एक्सपर्ट। हमेशा अगर इंडस्ट्री में तो आपको होता है यार मैं CFO पे पहुंचूं कैसे ना कैसे। Correct. तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके डिसीजन को या मतलब डिसीजन लेके आपको ये फायदा हुआ और आप उस लेवल तक पहुंच पाए? आई थिंक इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम कितना ज़्यादा नॉलेज भी गैदर करें और कितना नेटवर्किंग बढ़ाएं। हमारी नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और मैं, अगर आप इजाज़त दें और टाइम परमिट करें, तो एक और कहानी छोटी सी सुनाऊंगा महाभारत से रिलेटेड। बिल्कुल। तो महाभारत में जब हम सब तैयारी कर रहे थे, कौरव भी अपनी तैयारी कर रहे थे, महाभारत का युद्ध एक हुआ था जिसमें कौरव की सेना 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, दोनों कजिन्स थे और दोनों में लड़ाई छिड़ने वाली थी। कृष्ण जी ने इनको बताया पांडवों को कि आपको लड़ाई के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक तरह से सबसे नेटवर्क करें और सबसे रिलेशन बना के रखें। तो अगर आप थोड़ा सा अपने ब्रशअप करें मिथोलॉजी को, आपने पांडवों ने जो अपनी रिलेशंस बनाए थे, एक बनाया था पांचाली से जो कि पंजाब की थी, इनसे शादी करी थी अर्जुन ने। दूसरी शादी करी थी उल्लूपी से जो कि ईस्टर्न इंडिया नाग प्रिंसेस थी, नागालैंड की। तीसरा थी चित्रांगदा जो कि अगेन ईस्टर्न इंडिया की थी। चौथी थी सुभद्रा जो कि द्वारका की थी। सो बेसिकली द आइडिया वाज एट दैट टाइम ऑल्सो, आज से 5000 साल पहले की अगर हम मिथोलॉजी की बात करें, कि नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट टुडे ऑल्सो। आज भी अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट अदर देन नॉलेज। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप नेटवर्क करते रहिए, लोगों से डेफिनेटली मिलना चाहिए और नॉलेज पे काम करना चाहिए। और किस लेवल पे नेटवर्क करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ग्रुप कैसा रख रहे हो। जैसा आपका ग्रुप होगा वैसे आप होगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हाँ। सो अगर मैं अपना नेटवर्किंग CEOs के साथ रखता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम नोन एज वन ऑफ द CEOs। आज के दिन में आई नो मैनी फाउंडर्स इन कंपनीज,
और उनकी फंडिंग जर्नी में मैंने हेल्प करा है उनको काफ़ी। मैंने बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, काफ़ी लोगों को जानता हूँ। सो एज अ हेल्पिंग हैंड ऑल्सो आई हैव हेल्प्ड मैनी फाउंडर एस्टैब्लिश देयर बिजनेसेस एंड फंडिंग लेने में भी उनकी हेल्प करी है। तो अगर हम उसकी बात करें कि फंडिंग आप कैसे कराते हो या हेल्प कैसे कर सकते हो, इफ़ यू हेल्प पीपल नेचुरली इट परकुलेट्स डाउन और आपका नेटवर्क बनता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमने बात करी कि ऐसा आपने क्या करा जिससे आपको ये लेवल पहुंचा, और इस जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में 21 साल की, आपने ऐसी कोई गलती लगी है कि यार मैंने ये लाइफ में गलती करी है, और जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा अपने यूथ को कि यार ये तो मत करना, ऐसी कोई गलती आपको लग रहा है कि यार ड्यूरिंग दैट प्रोफेशनल जर्नी? देखिए, प्रोफेशनल जर्नी में अल्टीमेटली हर एक इंसान की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स अप्स डाउन होते हैं। तो जब अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज़, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है जो विकास देवकीर्ति सर बोलते हैं कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। करेक्ट। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, यू शुड टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। क्योंकि किसी ने बताया था कि गलती जो होती है दैट इज बेसिकली नॉट बीइंग एबल टू अचीव अ डिजायर्ड एम एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन नॉट नेसेसरली कि आपको हर चीज़ें उस वक्त पता हो, क्योंकि कई चीज़ें आपके कंट्रोल्स में हैं, काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस वक्त आपने उस वक्त के हिसाब से फैसला लिया। आज के हिसाब से वो रेट्रोस्पेक्टिव में हो सकता है गलत हो सकता है ना हो, पर इसकी वजह से आप फैसला लेना छोड़ दें वो भी सही नहीं है। सो वन शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, राइट और नॉट विल डिपेंड, बट हाँ एनालिसिस करके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, बिकॉज मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी संभाला हुआ है। सो आई नो द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो मतलब वेल प्लान्ड वे से अगर आप चलोगे तो अगर डिसीजन जो भी हो, फेलियर कहीं ना कहीं आपको बहुत लर्निंग देके जाती है। इवन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सक्सेस से ज़्यादा लर्निंग फेलियर में मिलती है आपको, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने ये 10 स्टेप करे और ये 3 गलत थे, ये 3 अब मेरे को ट्वीक करने हैं। एग्जैक्टली, पाइवट जिसको कहते हैं आज की दुनिया में, पाइवटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। सारी स्टार्टअप्स एक तरह से स्टार्ट होती हैं और बाद में उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी समझ में आता है कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये करें तो शायद हमको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस, आज के दिन में नोकिया का एग्जांपल सबके सामने है। दे हैड नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। और फिर आज के दिन एआई इज नाउ इन। आज जो भी बिजनेस एआई को फोकस नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। आने वाले 2 साल में इफ एनी बिजनेस इज नॉट इन एआई देन दैट बिजनेस विल नॉट बी। सो आई थिंक कीपिंग अप विद द टाइम्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो आपकी पूरी प्रोफाइल में ये भी देखने को मेरे को ऑब्जर्व करा मैंने कि आपने स्टार्टअप में भी काम करा है और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स में भी काम करा है। जी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको क्या एक्सपीरियंस देखेगी, और इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं? हाँ, सो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग जर्नी शुड बी इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एमएनसी हो। उससे क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है और कैसे आपको करना चाहिए, क्या क्या अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। वो लर्निंग जब आप लेके एक छोटी कंपनी में जाते हो या स्टार्टअप में जाते हो या एक मिड साइज कंपनी में जाते हो, आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो और काफ़ी कुछ आपको चेंज करने का मौका मिलता है। बिकॉज आप ओबियसली आप एक लेवल पे पहुंच चुके होते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वहाँ पे जाके आप जो चेंजेस ला सकते हो, यू गेट अ बिगर वाइट बोर्ड टू ड्रॉ ऑन लाइन्स। आप अगर स्टार्टअप से ही स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको, क्योंकि हर चीज़ कर रहे हैं, सो अगेन इट इज़ एट अ वेरी स्मॉल लेवल, आपने वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं देखा होता। तो मेरे हिसाब से हर प्रोफेशनल को ये जंप ज़रूर लेना चाहिए आफ्टर अ स्टेज इन द कैरियर। 12 साल 13 साल एमएनसी में, 14 साल देने के बाद वन शुड अटेम्प्ट टू गो इनटू स्मॉलर कंपनी। नहीं, ये बहुत बड़ी अच्छी इंसाइट है कि अगर आप सिस्टम समझ के आओगे तो दूसरे में रेप्लिकेट करना आपके लिए इजी होगा, आपने नॉलेज गेन कर ली होगी। नहीं, ये बिल्कुल इट्स ए गुड इंसाइट। तो आपने बेसिकली जो हम पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रोफाइल्स में काम करा है, तो क्या आपका ये नहीं करा कि यार मेरे को ये स्पेसिफिक फील्ड का होना चाहिए? क्या आपका फोकस था नहीं यार स्पेसिफिकली मेरे को अलग अलग जानना है ताकि मैं सीएफओ तक पहुंचूं? हाँ, ये मेरा आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को अलग अलग रोल्स ही करना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी मैं एनालिसिस में था, बिजनेस एनालिसिस में। देन आई मूव टू कॉर्पोरेट प्लानिंग
सो FP&A जिसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, सो करीब 4 साल मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग में बिताए। फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट में करीब 4 साल बिताए, अकाउंटिंग में फिर बिताया। तो ऑब्वियसली एक ये कॉन्शियस डिसीजन था कि आई वांट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं एक CFO और एक CEO के रोल में जाना था, और वो आप तभी जा सकते हो जब आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि CA की डिग्री ले लें या फाइनेंस की डिग्री ले लें, हम लोग इतने क्लोजली काम करते हैं बिजनेस के साथ कि वी आर ऑलमोस्ट अ सेकंड CEO। करेक्ट। ये So one should not shy away from taking up that responsibility also in future, अगर ऐसी कुछ आती है तो। इनफैक्ट कितने फाउंडर्स और कितने CAs हैं, मतलब CEOs हैं जो कि एक्चुअली में बैकग्राउंड इज फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस या हाँ जी, प्रणय रॉय हम सब जानते हैं NDTV के फाउंडर, सो ही इज अ CA। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे डेफिनेटली ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल आप कहीं ना कहीं आपके नंबर बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। आपको मतलब वो कहते हैं ना, नींद में भी पता होता है मेरा रेवेन्यू क्या है, मेरा ग्रोथ क्या हो रही है। जी। तो एंड यू आर एबल टू मैनेज, बिकॉज वही आपको आता है। तो आपने बेसिकली जॉब करी, तो कभी आपने इस जर्नी में ये नहीं सोचा, क्योंकि आपके पास तो मार्केटिंग का आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करूं या कंसल्टिंग शुरू करूं? जी बिल्कुल, मैंने डेनसेट वाज अ स्टार्टअप विच आई वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स। अच्छा, यू वर द वन ऑफ द को-फाउंडर। हाँ, आई वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स, एंड हमने वो जर्नी साथ में करी है करीब 6.5 years, एंड डेनसेट is still growing. I think it is still growing at a good rate of 60% year on year. ओह वेरी नाइस। So it is a now a well established player in the facility management. ओके, तो फिर आपने वहां एग्जिट क्यों करा? मतलब अभी मेरे ख्याल से आप वहां पे कर रहे हो या? So yes, I have the sufficient equity in that company. अभी भी? जी equity तो है ही मेरी, but there are other options to explore. तो आपने कहा कि चलो कुछ और, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हाँ। नहीं, फेयर इनफ। तो आप मतलब एज ए यंगस्टर को क्या कहना चाहोगे कि यार तुम्हें, मतलब देखो दो कैटेगरी के लोग हैं ऐसे, तो हर कोई, मेरे को ऐसा लगता है हर कोई अल्टीमेटली चाहता है कि मैं अपना कुछ ना कुछ करूं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है। बट अगर मेरे को ऐसे एम्प्लॉय जर्नी करनी है तो आप क्या कहना चाहोगे? बट अगर मेरा फोकस क्लियर है कि मेरे को डाउन द लाइन अपना बिजनेस करना है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? निशांत, अपना बिजनेस सुनने में जितना ग्लैमरस लगता है, एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स आप क्योंकि काफ़ी हद तक शायद अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, अपना कंसल्टिंग कर रहे हैं, यू नो द हार्डशिप्स विच वन गोज थ्रू। सो स्पेशली व्हेन यू आर इन द स्टार्टअप स्टेज, बूटस्ट्रैप्ड होते हैं आप, फंडिंग में भी दिक्कत आ रही होती है, देन यू गेट, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम जब आपको एक तरह से नशा आता है उसका, देन इट बिकम्स ऑल वेरी फ्रूटफुल। और फिर फंडिंग देने वाले भी आज के दिन में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं डेनसेट में फंडिंग चाहूँ, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई कैन गेट इट, दैट विल बी वेरी वेरी इजी। तो आई थिंक जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप स्टार्टअप जर्नी भी करना चाहते हैं तो यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन कि आपकी जो स्टार्टअप है वो कौन सी प्रॉब्लम फिक्स करना चाह रही है। हाँ, बिकॉज आप अगर कल को इन्वेस्टर के पास भी जाते हैं तो प्रेजेंटेशन में ये जरूर देखेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू हैड, विच यू और योर स्टार्टअप इज गोइंग टू फिक्स, और आप उसमें कैसे और क्या डिफरेंस करना चाहते हैं जो पहले वाले ने नहीं किया है। मैं कुछ ना कुछ आप सोल्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सॉल्व कर, या कुछ ना कुछ आप ऐसा लेके आ रहे हो जो आज तक नहीं था, और यू आर ब्रिंगिंग इन सम न्यू एक्सपर्टीज, न्यू टेक्नोलॉजी, और यू आर अलाइनिंग AI विद योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, या आप इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ तो अलग कर रहे हो। नहीं, मैं तो खुद अभी आजकल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो हर जगह है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, कि इस टाइम स्टार्टअप कुछ ना कुछ इतना नया, रोज नया सुनने को मिलता है कि अच्छा ये भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल अभी जो सुनने को मिला कि जेप्टो और स्कोडा ने आपस में दे हैव गेट इनटू एन एग्रीमेंट, और अभी आपको डिलीवरी की, गाड़ी की डिलीवरी जेप्टो पे मिल सकती है। सो विच इज न्यू एक्सपीरियंस। पता नहीं जनरेशन मतलब हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, बट इट इज़ वेरी नाइस टू हेयर दैट कि यार पीपल आर थिंकिंग आउट ऑफ द वे। तो कहीं ना कहीं जो आपका पॉइंट है कि अगर आप कुछ ऐसा सोल्व कर रहे हो जो लार्जर ऑडियंस को हेल्प कर रहा है, वो कहीं ना कहीं। मेरा एक फ्रेंड है, ही हैज स्टार्टेड अ कंपनी विच इज ओनली फॉर कार वॉशिंग। सो ही प्रोवाइड्स कार वॉशिंग, एंड आप कभी भी कार वॉशिंग यू कैन जस्ट बुक एंड द पर्सन विल कम एंड क्लीन योर clean your vehicle.
आपने शायद पार्क ड्राइव्यू, प्लस जैसे है, पार्क प्लस भी मेरे ख्याल से ये सर्विस देता है। एब्सोल्युटली, आपने ड्राइव्यू का नाम सुना होगा। सो ड्राइव्यू इज बेसिकली फॉर ड्राइवर, सो इट इज अगेन अ गैप व्हिच वाज देयर। अब यंगस्टर्स भी हैं, यू नो, दे गो टू पार्टी and obviously coming back they are not able to drive, they don't have a driver, so what you do, you can't leave your car, और फिर आप एक टैक्सी लेके या कैब लेके आ रहे हो। so it is better to have a app like that जो कि ट्रस्टेड ऐप है। ड्राइवर लो, ड्राइवर रोड के लिए, हाँ, आपकी गाड़ी भी सेफ, आप गाड़ी भी भी सेफ, सेफ है, आप भी सेफ हो। और And- रिलायबल सोर्स से आ रहा है तो वो भी आपको चिंता नहीं है कि सो कई बार होता है कि हमारे जैसे घर में कोई है, मतलब किसी को जाना है एंड दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव, और दे आर एल्डरली और दे आर नॉट वेल, तो वी कैन एक्चुअली ट्रस्ट अवर कार विद द पर्सन जो कि रजिस्टर्ड विद द कंपनी। सो अगेन इट इज अ ऐप व्हिच इज सॉल्विंग दिस इश्यूज। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो हम फाइनेंस वालों को या सबको, आई थिंक यंगस्टर्स, एज यू मेंशन्ड यंगस्टर्स, सबको ही अडॉप्ट जरूर करनी चाहिए। नहीं, आजकल तो वैसे भी मेरे को लगता है रोज हम, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ नया मिलता है, कि आगे हम ग्रोसरी स्टोर से लेते थे, अभी आज के कहीं ना कहीं और अनऑर्गेनाइज मार्केट ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे जा रही है, कि जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नया आइडिया करके ऑर्गेनाइज्ड हो। Correct. आई थिंक दैट्स यू नो एक्चुअली वंडरफुल थिंग विच इज हैपनिंग अक्रॉस। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिया में मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अक्रॉस ग्लोब इंडिया इज द हब ऑफ दिस ऑल न्यू आइडियाज। इंडिया इज बिकमिंग अ हब। जो पहले एक सिलिकॉन वैली का होता था, नाउ इट इज कमिंग टू इंडिया। सो बिकॉज मैं क्योंकि उस फील्ड में रहा हूँ, को फाउंडर्स और फाउंडर्स से बहुत मिलता रहा हूँ, सो आई नो लॉट ऑफ पीपल, कई सारे अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एक स्टार्टअप है हुलिव करके। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग हॉस्टल्स स्पेसिफिकली टारगेटिंग द पॉपुलेंस जो कि स्टूडेंट पॉपुलेशन है। ओके, ओयो भी ये कर रहा है मेरे ख्याल से, ओयो लाइफ करके एक इनका जो है। बिल्कुल। हाँ, नहीं वही, मतलब कुछ ना कुछ आप कहीं घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल रहा है, पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, वन ऑफ माय फ्रेंड इज क्रिएटिंग अ पोर्टल, इट इज अ एआई ड्रिवन पोर्टल व्हिच विल डू अवे विद एफपीएनए। जो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस होता था, वो ऐसा बिजनेस टूल है, एंड आई हैव सीन इट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी। वो ऐसा बिजनेस टूल जो कि इट इज इन द मेकिंग, आई थिंक इट विल बी अनाउंस शॉर्टली, विच कैन वर्क ऑन द एआई बेसिस। आप उसको खाली कमांड दीजिए, इवन वर्बल कमांड्स, and it will analyze your past data, present data, and everything with the graphs and everything. एआई इज डूइंग वंडर एक्चुअली। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीज जो हम बस सोचो तो वो कवर कर, मतलब कहीं ना कहीं एआई कवर कर रही है। Absolutely. तो टेक्नोलॉजी का, एज पर यू, टेक्नोलॉजी का कितना रोल है बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल? आपको क्या लगता है कि बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल कितना टेक्नोलॉजी का है? और क्योंकि ऐसा तो हमने मतलब टेक्निकली तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ईशान, टेक्निकली अगर हम पढ़ें भी तो, बिकॉज आप जैसे खुद ही जानते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस पे चेंज हो रही है आज के दिन में कि यू नो, टू कीप अप विद दैट स्टडी यू हैव टू रीड एवरी डे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, जैसे आप अपग्रेड सब चीज़ के लिए कर रहे हो, यू शुड अपग्रेड फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द डेली लाइफ ऑफ योर रेगुलर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव डाउन towards a you know, GM of finance, and controls कैसे बेटर ला सकते हैं अगर हम नॉर्मल कंट्रोल्स की बात करें। तो मैं कहीं ना कहीं आप अपने काम को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे बेटर कर सकते हो? एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आनी चाहिए। नहीं, बट इस पे मैं लर्न कैसे, मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट कि अब क्या है, जो टेक्निकल बंदे हैं वर्सेस मैं एक फाइनेंस का बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल वाले बंदे मेरे से हमेशा आगे रहेंगे, ये थॉट प्रोसेस रहेगा बीइंग ए यंगस्टर, किसी भी यंगस्टर का। तो इसको मैं कोप अप कैसे करूँ? सी, इसके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कंपटीशन ना करें टेक्नोलॉजी वाले बंदे से, हम कोलैबोरेट करें और हम सीखें। हम, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू आउट रन दैम, हम उनसे ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो उनका फील्ड है, लेकिन हम अपना जो एरिया हमारा कोर फाइनेंस को उसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं। तो ये कंपीटिंग नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंटिंग है। वेरी राइट, एक्चुअली दैट्स द बेस्ट वे, कि आप आपस में मिलके काम करो, वो उसका एक्सपर्ट है, हम अपने एक्सपर्ट वो, हाँ, आप उनको गाइड कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, एंड वो उस तरह से फिर बना के देंगे। और हमने खुद बनवाया हुआ है। जब मैं HCL में था तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रेवेन्यू फोरकास्टिंग सिस्टम है, वी हैड इट ऑल ऑटोमेटेड बैक इन 2009।
और 2009 में आपने ऑटोमेट जी, करा था, वेरी नाइस। जी तब टेक्नोलॉजी बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी नेसेंट थी, बट क्योंकि बिकॉज बीइंग एन HCL वी हैड द टीम सपोर्ट, तो वो हमने उस वक्त ऑटोमेट कर दिया था बेसिस द, क्योंकि आपको जो IT कंपनी होती है उसमें आपको पता होता है कि आपका क्या रिकरिंग रेवेन्यू, इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मोस्टली, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया रहता है कि क्लाइंट कैसे कैसे देगा। बाकी आप पाइपलाइन से, एक पाइपलाइन का मॉडल आपने उसमें प्लग कर दिया, सेल्स पाइपलाइन, सेल्स फनल जिसे कहते हैं, तो अगर आप उसमें इंटीग्रेट कर दिया, यू हैव दैट फ्लो। तो जो ये मार्केटिंग या ये अदर देन फाइनेंस वाले हैं, क्या आपने इस पे रीड आउट करा या रीडिंग करी या समझा, लर्न करा, या इट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी बन गई कि यार जब मैं एक्सपीरियंस से लर्न करा? Absolutely. या So I think it's a very good question. मैं दोनों ही किया. So अच्छा। I learned about it. I read many books. Even मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया जो कि मार्केटिंग में अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करे मार्केटिंग के, बिकॉज वो एकदम से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बीइंग इन फाइनेंस हम नहीं सोचते हैं उस बारे में, लेकिन बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज हियर, आई डिड नॉट वांट टू से नो कि भाई नहीं मैं नहीं करूँगा, वो ना नहीं निकल। एक हमारे फाइनेंस वालों में ये भी होता है कि हम चैलेंज हर चीज़ लेते हैं, ना नहीं करते। तो चैलेंज लेके अगर हम आगे बढ़ें तो आई थिंक हम हासिल मेरे को लगता है बीइंग एन इंडियन हार्ड वर्किंग तो हमारे ब्लड में है कि मतलब Absolutely. कि भाई आप मेहनत करना तो आपको आता है। आज आप देखिए इंडियंस कहाँ कहाँ पे, हर जगह वी हैव इंडियंस। करेक्ट। तो ये जो मार्केटिंग या ये अदर देन फाइनेंस वाले है, इसने आपको अपनी जर्नी में, आपकी जर्नी में कोई हेल्प करी है अक्रॉस बेटर, आपको बेटर मिला है क्योंकि आपको ये आता था? दिस इज एन ऐड ऑन। यस, एक तरह से कह सकते हैं इन कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स इट हैज हेल्प मी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप मार्केटिंग की कॉस्ट देखें किसी भी कंपनी में, मार्केटिंग की कॉस्ट अगर वो एकदम प्योर प्ले आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है तो मार्केटिंग कॉस्ट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। Correct. It is roughly around 20% at least. So if you are able to move even a 50 bips here and there, I think depending on the volume, it makes a lot of difference. So वो काफ़ी चीज़ें आपको इससे निकल के आती हैं कि आपको पता होता है कि कैसी कॉस्ट कैसे चल रही है, नहीं तो यू आर इन द मर्सी ऑफ द अदर पर्सन। वो जैसे भी क्यों एजेंसीज होती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज भी होती हैं, वो भी बता रही होती हैं, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एजेंसीज because it is a Google ads, you have to either do it through agency or you have to have your own people. But काफ़ी कंपनियां आजकल एजेंसी को आउटसोर्स करती हैं। You can actually question them at various points and get a significant saving, मतलब from a finance point of view. तो मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि आपने इसकी इस पर्टिकुलर एरिया को समझा टू अंडरस्टैंड द, बिकॉज आपको कॉस्ट का समझना था, तो टू अंडरस्टैंड दिस हैव यू अंडरस्टूड दिस या नहीं? ये नहीं, मेरे को उस वक्त तो ये नहीं पता था कि मैं अल्टीमेटली इसको यहाँ पे हेल्प कर पाऊंगा। उस वक्त तो मेरे को ये करना था कि ये मार्केटिंग मेरे अंदर आ गया है, दिस फंक्शन इज नाउ रिपोर्टिंग टू मी, सो आई हैव टू परफॉर्म। इसको बेटर कैसे करो, इसको बेटर तो इसलिए आपने उसके लिए जो भी लर्निंग करनी थी थ्रू सेमिनार्स और रीडिंग आपने करा। हाँ, उसमें SEO भी करा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसमें गूगल आपको ऑर्गेनिकली ऊपर करता है, और एक होता है पेड एड्स जो स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते हैं आपको। हाँ, फेयर इनफ। तो उसके बारे में आपने अच्छा उसके बारे में करा। फिर आई ऑल्सो लर्न अबाउट कंप्लाइंसेस बिकॉज वी वर इनटू फैसिलिटी मैनेजमेंट, सो लेबर कंप्लाइंसेस के बारे में आई एम वेरी वेल अवेयर। ओके। सो एंड अगेन कंप्लाइंसेस इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस प्रोफेशनल जर्नी कि आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करता है वो। कहीं ना कहीं यू डोंट वांट योर बुक्स टू बी मेस्ड अप बिकॉज ऑफ सम कंप्लाइंस इशू। तो आप इतनी टीम मैनेज कर रहे होगे अलग अलग डिपार्टमेंट की, अभी तो आप मार्केटिंग भी जैसे आपने बोला, तो हाउ डू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर लोग उसी काम को कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो दिन के 7-8 घंटे काम कर रहे हैं वो उसी को कर रहे होंगे, वर्सेस यू विल बी लुकिंग एट से 10 मोर थिंग्स। तो आप कैसे मैनेज करते हो कि भाई जो ये मेरे को बता रहा है यू नो इट इज पार विद जो मेरी एक्सपेक्टेशन है या मेरे को पता है, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस 10 थिंग्स टुगेदर? जब भी आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाते हो तो यू शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस कि आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए। फाइनेंस कंट्रोलरशिप, जो आपका टैक्स एक्सपर्ट है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए। जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग वाला बंदा है, यू नो, ही शुड बी नोइंग अ लिटिल मोर इन टर्म्स ऑफ न्यू वेज ऑफ मॉडलिंग।
यू कैन गाइड देम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड यू कैन प्रोबेबली आस्क राइट क्वेश्चन कि ये कैसे आए, ये तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, अब मुझे ये सॉल्यूशन करके लाओ. So let them work it out and bring you the solutions. But you are able to ask those right questions if you are aware of the basic things. So मेरा, जैसे मैंने बताया था, मेरा कभी भी ये वो नहीं था कि I should be the subject matter expert of anything. But I should know about everything so to manage them. आज के दिन में IAS क्या होते हैं? They are journalists. They are running the country. करेक्ट, यू आर राइट कि वो कहीं ना कहीं कंट्री रन कर रहे हैं. तो अभिषेक, जैसे अभी आप CFO लेवल तक, तो मेन लेवल जो होता है फाइनेंस का, वो तो आप रीच कर ही चुके हो. तो अभी क्या नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि आपका CEO का होना चाहिए, मतलब किसी भी यंगस्टर का प्लान CFO के बाद CEO होना चाहिए, या कि भाई इसके बाद आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर दो, क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है कुछ ऐसा कई बार हम सोच के चलते हैं और circumstances change, तो वन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल कि कैसा रहना चाहिए. बट CFO, एज मैंने मेरे ख्याल से जिक्र किया कि CFO इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग. बिकॉज आप जब CFO के लेवल पे आते हो, आपको इतनी चीज़ें नई जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं कि आप काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको पता चलती हैं कि यू आर एबल टू मैनेज, कि आप इतनी टीम्स के साथ, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अल्टीमेटली साइन कर रहे हो बैलेंस शीट पे. हाँ, करेक्ट. तो इट इज़ आपका साइन है जो कि जा रहा है. तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो जानने को मिलती हैं, वो नॉलेज आप कहाँ लगा सकते हो जब आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट यू शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग. सो ऐसा भी बोलना ठीक नहीं है कि खाली CEO के लिए जाऊंगा या दूसरे CFO के पोजीशन में जाऊंगा. बट येस, डेफिनेटली इन अ पोजीशन जो भी उस वक्त होगी. बट टू एक्चुअली CFO बड़ा टेम्पटिंग वर्ड है. हाँ. हमारे प्रोफेशनल, इनफैक्ट CEO भी बहुत टेम्पटिंग वर्ड है, और थर्ड जो फाउंडर है. सो ये 3 वर्ड किसी भी यंगस्टर के लिए और किसी भी पर्सन के लिए बड़ा टेम्पटिंग वर्ड है कि यार ये तो मेन है. हाँ, सब लोग इसी का, आई थिंक जब भी मैं एक अभी इंस्टीट्यूट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, सो आई वाज देयर एज अ गेस्ट, so to give the orientation to the youngsters. तो उनको मैंने वही बताया कि अल्टीमेटली आप अगर CFO बनना चाहते हो, you have to any big leap has to start small and consistent efforts. Consistent efforts जैसे मैंने बताया 2 ही हैं. एक, you have to keep on upgrading yourself. अपनी नॉलेज को आप अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि नॉलेज के अलावा दूसरा तीसरा और कोई विकल्प नहीं. और दूसरी चीज़ है कि आपको कितना ज़्यादा नेटवर्किंग और लोगों से जितना ज़्यादा मिलते हो, इससे 2 बेनिफिट होते हैं. एक तो लकीएस्ट पीपल वो होते हैं जो ज़्यादा दोस्त होते हैं जिनके, बिकॉज उनके पास न्यूज़ जल्दी आती है. और सेकंड थिंग, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि व्हेन यू आर मीटिंग सो मेनी पीपल, आपके अंदर की जो हिचक है वो निकल जाती है. कहीं ना कहीं फाइनेंस वालों के, अनलेस यू हैव डन ऑल्सो MBA, आपको एक हिचक रहती है टू गेट ऑन स्टेज, टू स्पीक. सो अगर हम खाली CA की बात करें, अगर आपने MBA नहीं करा हुआ है, खाली CA किया हो, या खाली आप फाइनेंस में और किसी उसमें भी करे हो, या आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है बोलने की और पब्लिक स्पीकिंग की, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी वीक रह जाती है. बट इफ़ यू आर ब्रशिंग अप ऑन एवरी स्किल एंड यू शुड बी ओपन टू चैलेंजेस, हर नई स्किल एक नया चैलेंज लेके आएगी, और एक हर नया दिन आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ नया सीखूँ. एक चीज़ मेरे पुराने बॉस ने बताई थी जी में, कि आप गलतियों से नहीं डरो, आप गलती करो, लेकिन आप नई गलती करो हर दिन. गलतियों से सीखो. तो आप गलतियों से, आप हर दिन एक नई गलती करो, पुरानी गलती नहीं करो. पुरानी गलती करो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो. तो आप एक नई गलती करो, और नई गलती करके आप आगे बढ़ो. नहीं, राइटली सेड. आप इसी में जो आपने बोला कि जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा बेटर नेटवर्क होता है और बेटर कर पाते हैं. जी, ये डेल कार्नेगी का एक बड़ा अच्छा वो है कि luckiest are those who have more friends. सो अगर आपके पास ज़्यादा दोस्त होंगे तो नेचुरली आपके पास इंफॉर्मेशन जल्दी आएगी. आप, जैसे मैंने बताया था, CFO का एक बहुत बड़ा काम होता है कि टू गेट थिंग्स डन. करेक्ट. उनको नहीं भी पता है, दे आर एबल टू गेट इट डन फ्रॉम समवेयर. तो इफ आई एम गिवन अ टास्क, आई एम एबल टू टर्न अराउंड इट विद इन अ डे और 2 थ्रू एनीबडी. तो दैट इज व्हाट जो कि एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए.
पर जो दोस्तों वाला पॉइंट आपने बोला, कहीं ना कहीं जो दोस्त यार जिनके ज़्यादा होते हैं वो मतलब मेन जो लगता है कि वो स्टडी में इतना, पढ़ाई में इतने ज़्यादा नहीं स्ट्रांग होंगे, बट जो पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो कहीं ना कहीं बहुत टफ पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बुक में रह जाओगे और उतना नहीं बना पाते। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके दोस्त ज़्यादा हैं, अगर उसने पढ़ाई कम भी करी है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है वर्सेस जिसने पढ़ाई करी है और अपने नेटवर्क को क्लोज करा हुआ है। आपके इसमें क्या व्यू पॉइंट है? मेरा ये है कि आपको दोस्त हर एक कैटेगरी में और हर एक जगह होना चाहिए आपको, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने काफ़ी संकुचित कर दिया, खाली आपकी पढ़ाई वाले ही आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके जिस आप सोशल सर्कल में खाली वो ही आपके दोस्त हैं। आपके हर तरफ अगर दोस्त हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और पढ़ाई, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी पढ़ाई होती है जो हमको ज़िंदगी से मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है। एक्सपीरियंस से मिलती है। तो वो वाली पढ़ाई आपको मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपके बहुत काम आती है। और आपकी कंपनी है, मतलब आपके दोस्त है भी कैसे, किस लेवल के हैं और कैसे, कितना वो ग्रोथ कर रहे हैं, कितना एक्सपर्ट वो हैं? तो आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आप इवेंट्स में जाओगे, कॉन्फ्रेंस में, आप अपने आप को शाय वे नहीं करो कहीं पे भी, देन ऑब्वियसली यू आर एबल टू गेट न्यू आइडियाज़। आज मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। नहीं, हम इनफैक्ट इट इज़ बोथ वेज। मैं आपसे काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, जो आप इंसाइट दे रहे हो, जो आप इनफैक्ट रिलेट कर पा रहे हो काफ़ी चीज़ों को, स्टोरी बता रहे हो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इनफैक्ट फॉर एग्जांपल मैं इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई फाउंडर है और अच्छा लेवल का कर रहे हो और आपकी उसके साथ दोस्ती है और मान लो वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कंपनी वहाँ पे है, आप भी उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। तो अगर आपकी कंपनी सराउंडिंग, आपका जो उठना बैठना है वो किसके साथ कितना है, कैसा है, वो कहीं ना कहीं आपको उसी डायरेक्शन में ले जाता है और आप भी उसी हिसाब से ग्रोथ करते हो। जैसे मैंने बताया कि हेल्प करना हमेशा बहुत अच्छा रहता है किसी का भी। कई सारे फाउंडर्स हैं, मैंने फंडिंग में, बिकॉज मेरी काफ़ी मैं ट्रेजरी में भी रहा हूँ, HCL में भी, अभी भी दृष्टि में भी, तो मैंने ट्रेजरी भी संभाली हुई है। तो मेरा काफ़ी इन्वेस्टर बैंकर से और इनसे काफ़ी उठना बैठना है, मर्चेंट बैंकर से। सो आई नो अबाउट बैंकिंग ऑल्सो। आई नो कि उनको फंडिंग के लिए, या उनको अगर आपको इक्विटी फंडिंग भी चाहिए, आपको डेट फंडिंग भी चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली कैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या आपको देना चाहिए कि जिससे आपकी कंपनी में फंडिंग आ सके, और आपको क्या क्या अलग करना चाहिए बाकी लोगों से। सो इफ़ अगर मैं किसी का कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो बात मेरे ख्याल से फैलती ही है। नहीं, करेक्ट है। जितना आप करोगे तो इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। इट इज़ ऑलवेज, आज किसी जर्नी में आपने किसी की हेल्प करी तो कल को आपकी जर्नी वो वापस आपको आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई ऐसी कंपनी या कंसल्टिंग तो रन कर नहीं रहा हूँ, सो दैट आई डोंट चार्ज एनीथिंग, बट आई लाइक टू हेल्प पीपल। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट आपने जो अभी बोला कि भाई आप लोगों से काम कैसे करवाते हो, वो मैटर करता है, क्योंकि आप एज ए CF हो, एक लीडरशिप रोल पे हो, आपके साथ 20 लोग जुड़े हुए हैं, 25 लोग टीम के जुड़े हैं, उन सबसे काम कराना, तो ये कड़ी को, अलग अलग डिपार्टमेंट की कड़ी को आप कैसे जोड़ के रखते हो? सी, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस के अंदर भी आपने देखा ही है कि कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट और विंग्स बनते हैं। स्पेशली जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होती जाती है, विंग्स उतने ज़्यादा बनते जाते हैं। तो कंट्रोलरशिप और अकाउंटिंग का एक विंग होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, बजटिंग उसका एकदम अलग रहता है, टैक्सेशन इज़ अ डिफरेंट वर्टिकल, नॉर्मली ऑडिट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट वर्टिकल, कंप्लायंस एंड सेक्रेटरियल इज़ अ डिफरेंट वर्टिकल। लेकिन इन सबको मिलाकर भी चलना है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव हडल, टीम हडल ऑल्सो टुगेदर, कि आपको वो भी करना है, दैट नो नथिंग इज स्टक। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि इवन इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, एटलीस्ट आप हडल करके द सॉल्यूशन शुड कम, एंड आई शुड लुक एट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो आप ऑब्जर्वर बनते हो बेसिकली? नहीं, इट इज नॉट अबाउट ऑब्जर्वर ओनली, फैसिलिटेटर इज द राइट, फैसिलिटेटर, दैट्स अ वेरी राइट वर्ड। कि आपको अल्टीमेटली जब भी अपनी टीम सिलेक्शन करनी होती है, तो टीम सिलेक्शन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पीपल हु आर मोर नॉलेजेबल इन दैट फंक्शन, दैट एरिया, इन दैट एरिया। अगर मैं टैक्सेशन का बंदा लूँ तो वो टैक्सेशन का बंदा मुझसे थोड़ा ज़्यादा जानता हो, और अगर मैं अकाउंटिंग का बंदा लूँ तो वो हो सकता है कि मुझसे थोड़े से नए स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको अपडेटेड हो।
बट आप अगर राइट सवाल पूछोगे, आप राइट फीडबैक लेते रहोगे उनसे, यू आर ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस एंड यू आर गिविंग देम चैलेंजेस कि इसको हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जस्ट गेट दिस डन, ये मेरे को चाहिए, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ। They will explore उनकी more. उनकी जर्नी भी बढ़ती है, दे ऑल्सो लर्न समथिंग एंड दे आर गेटिंग अ फीलर ऑफ अ मेंटर ऑल्सो। और आप उस जर्नी में उनकी जहाँ हेल्प कर सकते हो, यू आर एबल टू कनेक्ट टू देम विद सम एक्सपर्ट। अगर वो वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, आपके नेटवर्क में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप अगर किसी तरह से कनेक्ट करके यू एनेबल देम, फैसिलिटेट देम कि वो भी ग्रो करें अपनी जर्नी में, और साथ में इट हैज़ टू बी अ टीम वर्क। करेक्ट करेक्ट, वो तो बिल्कुल सही बात है कि आपस में मिलके चलें, टीम को भी ग्रो होगी, आप भी ग्रो होगे, रिजॉल्व टुगेदर, इट्स कोई भी टीम वर्क। एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एंटरप्रेन्योर भी सक्सेसफुल तब होता है जब उसकी टीम डाउन बिलो इज मोर नॉलेजेबल, लेकिन More वो knowledgeable. सबको लेके चलने की कला उसको आती है। करेक्ट लीडरशिप। करेक्ट। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आपने 21 साल पूरे इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री, स्टार्टअप देखा, टॉप एस्टेब्लिश कंपनीज देखी, आपने कभी इंडिया के आउटसाइड नहीं सोचा कि मेरे को इंडिया के आउटसाइड भी कुछ करना चाहिए, या आपका कुछ कि यार आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए? हाँ, बात सही है आपकी, इंडिया के आउटसाइड जाने का था मेरा, लेकिन उस वक्त कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरा यूके का ट्रैवल का था, बट कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आई कुड नॉट गो आउट। हाल में कुछ हमारा मिडल ईस्ट की कुछ डिस्कशन हुई थी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ आई विल बी एबल टू ट्रांजिशन टू मिडल ईस्ट या दुबई। Dubai, I know many people, so that will settling over there will not be a challenge if I want to. But अभी at this stage I can't say. But ये बात सही है, for any professional, for youngsters, I would like to say, अगर आपके पास opportunity आती है, आप उसको पूरा इंडिया तो लेना ही चाहिए, जैसे I have taken a good number of experience in India. अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलता है तो आपको जाना चाहिए। जाना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए उस एरिया का भी। तो अगर मैं ओवरऑल क्लोजिंग्स में बात करूं, तो आप क्या टॉप 3 लर्निंग अपने लाइफ की 21 साल की जर्नी, प्रोफेशनल लाइफ के, क्या यंगस्टर को बताना चाहोगे कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करो? सबसे बड़ा बात तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन है कि आपको अगर कोई भी कंसिस्टेंटली करनी है चीज़ तो वो आपको करना चाहिए। सो अगर आप टीम लीडर हैं, आपको डिसिप्लिन में अगर कोई मीटिंग्स करनी है फ्राइडे को और थर्सडे को, व्हेन एवर यू वांट टू, सो यू शुड फॉलो दैट अप्रोच कि आपको ये तो करनी ही करनी है। यू हैव टू टेक, अगर आपको एक फॉर्मेट देखना है या आपको रिपोर्ट पढ़नी है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। सेकेंड, आई थिंक अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, सो आई फॉर डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है कि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, आप एक चीज़ डिटेल में नहीं देखोगे, उड़ती नज़र से देखना और डिटेल में देखने में बहुत फ़र्क होता है, समझ में आ ही जाता है। और तीसरी चीज़ इज़ डेफिनेटली अपग्रेडिंग योर सेल्फ। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग अप। टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन कभी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम पहले पढ़ते थे। यू शुड गो अलॉन्ग विद इट एंड उसके अंदर से निकलना चाहिए आपको। दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट। और कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहोगे कि यार ये ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें मत करना? डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ किसी को कि कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो वो एक है कि कभी भी चैलेंज से कतराने की ठीक नहीं है। तो अगर कोई चैलेंज आता है आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ लंबी होती है, कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहते हैं, तो कभी भी कोई चैलेंज आता है या लगता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सो शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग अप न्यू रोल्स। इसमें एक चीज़ और, मैं एक और महाभारत की ही स्टोरी बोलना चाहूँगा। ये बड़ी अच्छी बात है, हमें मज़ा आ रहा है, महाभारत या कुछ स्टोरी मिल रही है। सो कृष्ण की स्टोरी है। वो द्वारका पे एक पर्टिकुलर जरासंध करके एक सम्राट था। वो द्वारका नहीं है, मथुरा पे वो बराबर आक्रमण कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। आफ्टर अ पॉइंट जब काफ़ी आक्रमण हो गए, काफ़ी अटैक हो गए, तो कृष्ण को लगा कि मैं अपना काफ़ी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ उसको डिफेंड करने में बार बार। वो तो लगा हुआ है बिकॉज उसका कंस उसका रिलेशन में था, उसका मामा लगता था या उसका कुछ जवाई लगता था। तो वो तो आक्रमण पे आक्रमण करता रहेगा और मैं अपना इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसको डिफेंड करने में लगा रहा हूँ। छोड़ देते हैं इसको और द्वारका चलते हैं। इसके बाद कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़, तो रणछोड़ दास कहते हैं उनको। रणछोड़ इस मतलब बेसिकली जिन्होंने लड़ाई से भाग गए।
सो एक हमको एक लर्निंग लेनी चाहिए। काफ़ी बार हमको ऐसा लगता है कि कहीं टॉक्सिटी है या कहीं पे कुछ हमको वो जैसे कहते हैं कि फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है किसी भी चीज़ में, वेदर योर फैमिली रिलेशंस हो, आपका जॉब हो, आपका कैरियर हो, आपकी बिजनेस हो, तो यू शुड बी एबल टू डिटैच फ्रॉम दैट प्लेस एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। बट डिसीजन लेके साइड हो जाओ। साइड हो जाओ और आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में रखो कि आप अगर कुछ और भी करते हो, यू आर नॉट इमोशनली बाउंड बाय एनीथिंग। तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें अपने हमारे खुद के पुराणों से ही काफ़ी मिलती हैं। नहीं सही बात है, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कमिंग टू आवर Thank you so पॉडकास्ट। much, मतलब ये Prashant, बहुत इनसाइट था हम सबके लिए और हमारी ऑडियंस के लिए भी कि आपकी 21 साल की लर्निंग का जो इनसाइट्स आपने दिए, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू इन दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।